Hello friends, I welcome you all on YouTube channel of कौटिल्य एकेडमी जबलपुर। इकोनॉमिक्स के अंदर पिछली क्लास में हम लोगों ने वित्तीय समावेशन के बारे में जाना था। वित्तीय समावेशन क्या होता है, उसके लिए सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और अभी भी उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार क्यों प्रयासरत है। उसी में अगर हम आगे बात करें तो दो स्ट्रैटेजी सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसमें बात करी गई है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NSFI एंड NSFE। इसके अलावा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी लाया गया है। ये करंट के संदर्भ में ख़ास तौर पर UPSC के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NSFE, NSFI और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स करंट से ही जुड़ा और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। हालांकि ये सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हम ये समझेंगे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। आज के अंदर जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट बैड बैंक। बैड बैंक जो है ये 2021 में जब बजट स्पीच लाई गई थी तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे। अब ये बैड बैंक क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि बैड बैंक क्यों है, बैड बैंक की ज़रूरत क्या है। तो बैड बैंक क्या है इसको समझने के लिए हमको और एक शब्द समझना है, दैट इज NPA। NPA का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, हिंदी में से कहा जाएगा गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। जब हम बात करते हैं कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है, तो यहाँ पर असेट्स का मतलब अगर कॉमर्स की भाषा में समझा जाए तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। एक तरफ होंगे असेट्स, दूसरी तरफ होंगी लाइबिलिटी। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है कॉमर्स की भाषा में तो एक तरफ असेट्स रखे जाते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटी। यहाँ पर हम असेट्स की जब बात करें, हालांकि बैलेंस शीट में कई अलग अलग तरह के असेट्स बचाए जाते हैं। अगर बैंकों के संदर्भ में बात करी जाए तो असेट्स का मतलब है उस पैसे से जो बैंकों द्वारा उधार दिया गया है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दो व्यक्ति हैं A और B और A ने B को कुछ राशि उधार दी है, सपोज 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए लेंड किया है A ने B को। A कहलाएगा क्रेडिटर यानी ऋणदाता और B कहलाएगा डेटर यानी ऋणी। इस संदर्भ में ये 1 लाख रुपए A के लिए कहलाएंगे असेट और यही 1 लाख रुपए B के लिए कहलाएंगे लाइबिलिटी। तो यहां पर असेट और लाइबिलिटी का मतलब, संपत्ति का मतलब सामान्य रूप से जो हम कहते हैं ज़मीन या जायदाद या और सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर असेट्स का मतलब बैंकों द्वारा दिए गए उधार से है। ठीक है, तो जो पैसा उधार दिया गया है वो असेट है और जो उधार लिया गया है, जिसने उधार लिया है उसके लिए वो पैसा लाइबिलिटी होगा। तो अगर उसी संदर्भ में यहाँ पर बात करें तो इसे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी कहा जा सकता है, या इसी के लिए और कुछ शब्द आपको मिलेंगे जैसे कि स्ट्रेस्ड असेट्स, बैड लोन्स एटसेट्रा। लॉस असेट्स, स्ट्रेस्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स, NPA, इस तरीके के शब्द आपको मिलते हैं उस पैसे की। ये इसका संदर्भ उस पैसे से है जो बैंकों द्वारा उधार दिया गया है और लौटाया नहीं जा रहा। NPA की परिभाषा की बात करें, अगर पर्टिकुलरली डेफिनेशन की बात करें तो वो पैसा जो बैंकों द्वारा उधार दिया गया है और सामान्यतः है ना, ज़्यादातर केसेस में 90 दिन के अंतराल में 90 दिन के अंतराल में उसे लौटाया नहीं गया है। 90 दिन के अंतराल से मतलब है 90 दिन आफ्टर द ड्यू डेट। तो NPA का मतलब क्या हुआ? NPA मीन्स द लोन्स ऑफ बैंक ऑन विच रीपेमेंट इज ओवरड्यू, दोज असेट्स ऑफ अ बैंक ऑन विच रीपेमेंट इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर, 90 दिन या उससे ज़्यादा आफ्टर दी ड्यू डेट। ड्यू डेट वो आखिरी तारीख है जब आपको लोन चुका देना था। तो ड्यू डेट बीत जाने के बाद 90 दिन तक भी अगर पैसा लौटाया नहीं गया तो उसको NPA कहा जाएगा। अब ये तो हुई पृष्ठभूमि है ना इस पूरे टॉपिक की। अगर हम करंट में बात करें तो बैंकों का NPA बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था
में अभी क्या प्रवृत्तियां हैं और क्या कुछ उसकी चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है बैंकों का बढ़ता हुआ एनपीए। इसमें कुछ हद तक हमने सुधार किया भी, लेकिन 2008 में मंदी आई, 2008 में आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, टूरिज्म सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम आई। उस मंदी की वजह से ये जो एनपीए थोड़ा बहुत कम हुआ था वो फिर से वापस बढ़ गया। इसके बाद फिर कुछ प्रयास किए गए, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे, वो बहुत बढ़िया नहीं थे। इस वजह से फिर से एनपीए बढ़ता चला गया और हाल ही में कोविड के बाद से ये सरकार को डर है कि एनपीए बैंकों का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोन बांटे गए हैं वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग ये डिफ़ॉल्ट कर देंगे और बैंकों का एनपीए शूट अप कर जाएगा। तो अब ये बढ़ते हुए एनपीए को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ किया जा चुका है, इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल यहाँ तक आपको एनपीए क्या होता है वो क्लियर होगा। वह पैसा जो बैंक द्वारा उधार दिया गया है और उसे लौटाया नहीं जा रहा। ये समस्या काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए खास तौर पर एलपीजी की बाद 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद कई स्टेप फेज मैनर में लिए गए, जिसमें एक स्टेप 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के फॉर्म में लाया गया। हिंदी में कहा जाता है कर्ज वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। 1993 में सरकार ने बैंकों के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था करी। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? तो दीज आर स्पेशल कोर्ट सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी एक कार्य को करने के लिए, किसी एक तरह की केसेस की सुनवाई के लिए अलग अलग प्राधिकरण सरकार ने खोले। जैसे एक और उदाहरण इसी तरह का एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है तो उसके लिए मामला सीधा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले जाया जा सकता है, जहां मामले की जल्दी निपटारा होगा। इसीलिए इसी तरह से बैंकों के ऋण वसूली से जुड़े हुए मामलों को जल्दी निपटाने के लिए अलग कोर्ट की स्थापना करेगी 1993 में डीआरटीज के फॉर्म में। कुल भारत में 33 डीआरटीज हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी पेंडिंग केस बढ़ने लग गए। अच्छा, इससे पहले क्या विकल्प था? तो कोर्ट जाने का विकल्प था। बैंक कोर्ट जाते थे, कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस रनिंग है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसके लिए डीआरटीज लाए गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, पेंडिंग केसेस डीआरटीज में भी बढ़ने लग गए। जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस यहाँ पर होने लगे तो यहाँ पर भी डेट्स मिलने लगी और ये भी बहुत प्रभावी नहीं रह गया। डीआरटीज वाला जो स्टेप था वो बहुत प्रभावी नहीं रह गया। सन 2002 में इसे थोड़ा सा सुधार करके, या बैंकों की जो एनपीए की स्थिति है उसको सुधारने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है सारफेसी अधिनियम। इसका पूरा नाम, हालांकि पूरा नाम अगर याद नहीं भी है बहुत अच्छे से तो भी चल जाएगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक के एग्जाम्स में ये सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकों को ये ताकत दी गई कि वो बिना कोर्ट जाए पैसों को रिकवर कर सकते हैं, अपनी वसूली कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ थे। जैसे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीमित राशि को ही रिकवर किया जा सकता है, केवल उसी राशि को रिकवर किया जा सकता है जिसके बैकअप में बैंक ने सिक्योरिटी रखी हुई है। तो अगर बैंक ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी तो इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर राशि बहुत बड़ी है तो ये एक्ट वहाँ प्रभावी नहीं है। मतलब इसमें भी कुछ खामी थी। तो डीआरटीज बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। सारफेसी अधिनियम लाया जो आंशिक रूप से सफल है, केवल एक हिस्से पर काम करता है, इसका सीमित उपयोग है। तो सारफेसी से हालांकि तेज़ी तो आई बैंकों की रिकवरी में, एनपीओ की रिकवरी में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारे काम किए। जैसे सन 2016 में इंद्रधनुष मिशन लाया गया
इंद्रधनुष में दो ज़रूरी बातें हैं। एक तो इंद्रधनुष प्लान है, इंद्रधनुष मिशन या इंद्रधनुष प्लान, जो कि बच्चों के वैक्सीनेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंद्रधनुष मिशन दो चीज़ों के लिए है, एक तो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, और इंद्रधनुष है मतलब 7 चीज़ें होंगी। तो 7 बीमारियों के लिए अलग अलग टीका बच्चों का किया जाता है इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत। ये इंद्रधनुष मिशन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक, कुल मिलाकर सरकारी बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो सामान्यतः हम सरकारी बैंकों को जानते हैं। तो ऐसे जो सरकारी बैंक हैं उनके लिए इंद्रधनुष योजना लाई गई। ये भी एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, 7 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें अलग अलग बातें की गई अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द बैंक, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, कैपिटल ऑफ द बैंक, ABCD, इस तरीके से इसमें 7 अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसका भी कुछ उपयोग है। इसी के अंतर्गत एक S4A या SDR जैसी स्कीम्स लाई गई, लेकिन इतने सारे स्टेप्स होने के बावजूद भी वो बैंकों की NPA की जो प्रॉब्लम है वो लगभग यथावत बनी रही, यहाँ तक कि उसमें इजाफा भी हुआ। और अगर हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो टोटल जितना NPA है बैंकों का, उसमें लगभग 86% NPA सरकारी बैंकों का है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। ये 86, इट माइट बी अ लिटिल मोर और लेस, है ना, थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है समय के अनुरूप, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत बड़ा हिस्सा NPA में सरकारी बैंकों का है। तो इस बड़े हिस्से से बैंकों को निजात दिलाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत समय से लंबा विचार चला आ रहा था। इसके लिए परिकल्पना की गई बैड बैंक की, है ना। बैड बैंक की अगर पृष्ठभूमि की बात करी जाए तो इसके बारे में सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में बात करी गई थी। 2017 में आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में सबसे पहले बैड बैंक की बात करी गई थी। अच्छा, यहाँ से नाम सुन करके आपको लगता है बैड बैंक मतलब, बैड बैंक का क्या मतलब है? तो यहाँ बैड का मतलब बैड लोन से, बैंकों का जो बैड लोन यानी NPA, उसको जल्दी से रिकवर किया जा सके, उसको आसानी से रिकवर किया जा सके, इसके लिए परिकल्पना की गई बैड बैंक की। तो बैड वर्ड का मतलब बैंक के बैड लोन से। आगे बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2017 में सबसे पहले बैड बैंक की बात करेगी, और इसका उद्देश्य जो है वो है NPA को घटाना, खास तौर पर सरकारी बैंकों के NPA को कम करना, NPA लेवल्स को कम करना। अच्छा, ये कैसे काम करेगा? तो इसमें ये जो बैड बैंक है ये ARC-AMC मॉडल पर काम करने वाला है। अब ये ARC-AMC मॉडल क्या है? ARC का मतलब होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और AMC का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बैड बैंक जो है वो ARC-AMC मॉडल पर काम करेगा। अब इसमें ARC का काम क्या होता है? सबसे पहले ARC के काम को जानते हैं। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या करती हैं मूलतः? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो मॉडल है ये भी काफ़ी पहले से सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, RBI द्वारा लाया गया था बैंकों के NPA को कम करने के लिए। इसके अंतर्गत होता यह है कि मान लीजिए बैंक को किसी व्यक्ति से जिसने पैसे का डिफॉल्ट किया है उससे 1 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। 1 करोड़ का डिफॉल्ट अमाउंट है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ना, मूलधन और ब्याज मिला करके कुल 1 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। लेकिन बैंक को पता है कि इस 1 करोड़ को वसूल करने के लिए उसे बहुत सारा इनपुट लगाना पड़ेगा, रिकवरी की लंबी प्रक्रिया होगी, बहुत लंबे समय से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए AMC का कंसेप्ट आया, ARC का कंसेप्ट आया। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस लोन को कुछ कम कीमत पर खरीद लेंगी। कहने का मतलब इस लोन की रिकवरी के राइट को कुछ कम कीमत पर खरीद लेंगी। मतलब 1 करोड़ रुपए बैंक को रिकवर करने हैं तो AMC द्वारा बैंक को 90 लाख रुपए दिए जाएंगे और बैंक ये रिकवरी का राइट, ये 1 करोड़ की रिकवरी का राइट इस ARC को दे देगा।
इससे ज़रूर बैंक को 10 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन बैंक को ये 90 लाख रुपए तुरंत मिल गए। इस तरीके से बैंक अपने जो बुक्स में वो लॉस में दिखा रहा था, या उसके लिए उसके खिलाफ उसको बैंक को अपना पैसा बचा के रखना पड़ रहा था, लेकिन जितना भी पैसा एनपीए हो जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकों को बचा करके रखना होता है, जिसको कहते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये बैंकों के लाभ का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास बचा करके रखना होगा। तो जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा, एनपीए जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी, मतलब बैंक उतना ही कम लोन दे पाएंगे, लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी। और बैंक अगर लोन कम देंगे तो आगे मुनाफा कम कमा सकेंगे। इस तरीके से एआरसी काम कर रहे थे। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बैंकों के लोन को कुछ कम कीमत पर खरीद लेती हैं और बाद में वो रिकवर करती रहती है। और ये रिकवरी जो है वो फॉर्मली करी जाएगी, जो नियम कायदे आरबीआई द्वारा बताए गए उस रूप से, उस तरीके से बैंक ये जो एनपीए है उनकी रिकवरी करी जाएगी। तो एआरसी का काम होता है रिकवरी करना, असेट्स को खरीदना, और एएमसी का काम होता है उस पैसे को रिकवर करना। असेट मैनेजमेंट कंपनी उन असेट्स को फर्दर मार्केट में बेचेगी और उसके बाद उस पैसे को रिकवर करेगी। अब सवाल ये कि जब एआरसी पहले से चल रहे थे तो फिर बैड बैंक क्यों लाया गया, जबकि ये एआरसी एएमसी मॉडल पर ही है। तो जब ये एआरसी एएमसी मॉडल पर काम कर रहा है तो इसे अलग से क्यों लाया गया? इसके पीछे कारण ये है कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इनकी पूंजी बहुत सीमित होती थी। इनकी पूंजी सीमित है तो ये छोटे मोटे अमाउंट्स के लोन तो खरीद लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए ये राशि बहुत बड़ी है, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, तब फिर कोई एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इतने बड़े लोन को खरीद नहीं पाएगी। ऐसे कंडीशन में बड़े अमाउंट्स के जो लोन हैं उनको आसानी से रिकवर किया जाए, इसके लिए लाया गया बैड बैंक। तो बैड बैंक जो है वो एआरसी एएमसी मॉडल पर काम करेगा। मतलब अब आप एआरसी की जगह यहाँ पर बैड बैंक रख दीजिए। बैड बैंक जो है बैंकों से उनके असेट्स को कुछ कम कीमत पर खरीद लेगा और बाद में वो पैसा राइटफुली रिकवर करेगा ना, उसको रिकवरी राइट मिल जाएंगे और बाद में जाकर के वो रिकवर करेगा। जो एआरसी रहेगी बैड बैंक के अंदर, एआरसी रहेगी, उसका नाम है NARCL, दैट इज नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और जो असेट मैनेजमेंट का काम करेगी उस कंपनी का काम होगा, उस कंपनी का नाम होगा IDRCL, दैट इज इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले NARCL बैंकों से डील करेगी। ये इस कंपनी का काम बैंकों से उनके लोन्स को खरीदना होगा, ये कुछ कम कीमत पर बैंकों से लोन को खरीदेगी। उसके बाद ये जो लोन खरीदे गए हैं NARCL के द्वारा उनको रिकवरी करने का काम होगा IDRCL का। अभी जो प्रक्रिया बजट के अंदर बताई गई है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा है कि मान लीजिए बैंक और ये राशि 1 करोड़ है, एक जो रिकवर की जानी है, बैड बैंक और बैंक के बीच में करार किया गया 90 लाख रुपए में इसे बेचने का। मतलब बैड बैंक 90 लाख रुपए बैंक को देगा और 1 करोड़ की रिकवरी का राइट ले लेगा। तो इस 90 लाख की 15% राशि तुरंत बैंक को दे दी जाएगी। पूरा 90 लाख एक साथ नहीं दिया जाएगा, इसमें से 15% राशि तुरंत दे दी जाएगी। बची जो 85% की राशि है इसे गवर्नमेंट रिसीट्स के फॉर्म में बैंक को दिया जाएगा। 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में, इसे सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में दिया जाएगा, जिसे कि 5 साल के अंदर अंदर रिकवर किया जाएगा और फिर बचा हुआ 85% पैसा वो बैंक को वापस दे दिया जाएगा। इन केस अगर ये 85% पैसा रिकवर नहीं होता है तब फिर वो राशि सरकार द्वारा बैंक को दी जाएगी। तो मतलब 5 साल के अंदर अंदर बचा हुआ 85% पैसा भी बैंकों को मिल जाएगा, 15% पैसा तुरंत मिल जाएगा। अब आप समझिए कि ये केवल इतना ही फायदा नहीं है, अगर ये एनपीए 90 लाख का कम हो गया तो बैंक के प्रोविजनिंग में जो उनके खाते में ऑलरेडी पैसा उन्होंने बचा करके रखा हुआ है वो पैसा भी फ्री हो जाएगा। तो ये डबल प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी।
इस तरीके से बैड बैंक जो है वो बैंकों के प्रोविजनिंग के कम प्रोविजनिंग की ज़रूरत होगी, बैंकों का जो लोन का दबाव है, एनपीए का जो दबाव है वो बैंकों पर से हटा लेगा। इस सोच के साथ बैड बैंक की बात भारत में की गई है। हालांकि बैड बैंक का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, इस तरह का कंसेप्ट यूरोपियन देशों में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। आफ्टर 2008 2007-8 की जो मंदी का दौर था, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस आया था, तो उसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैड बैंक का कंसेप्ट अपनाया और वहाँ पर ये मॉडल जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और तब से ही ये चर्चा का विषय था कि क्या भारत में भी बैंकों के एनपीए की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमने बैड बैंक बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे रघुराम राजन जी का स्टेटमेंट है कि बैड बैंक जो है वो समस्या का निवारण नहीं है, ये केवल समस्या का हस्तांतरण है। फ्रॉम वन गवर्नमेंट पॉकेट टू अनदर, इट इज़ जस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम वन गवर्नमेंट पॉकेट टू अनदर। क्योंकि बैड बैंक के अंदर भी मेजर हिस्सेदारी सरकार की ही है और एनपीए भी जो है वो भी सबसे ज़्यादा सरकारी बैंकों का ही है। तो इस तरीके से बैंकों का एनपीए एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा, मतलब सरकार की ही एक पॉकेट में से, एक जेब में से वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रघुराम राजन जी का कहना यह है कि जब तक हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, है ना, ढांचागत इसमें सुधार नहीं करेंगे, तब तक बैंकों के एनपीए की रिकवरी जल्दी नहीं हो पाएगी और ये एनपीए की प्रॉब्लम बनी रहेगी। इससे एक खतरा ये भी है कि बैंक अपने जो एनपीए की प्रॉब्लम है उससे फ्री हो जाएंगे तो वो आगे उसी तरीके से रेकलेस लेंडिंग करते रहेंगे या बिना सोचे समझे आगे लेंड आउट करते रहेंगे और उनका आगे वो और ज़्यादा एनपीए एक्यूमुलेट करते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरीके से वो बैड बैंक और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो लेट्स सी कि एनपीए की प्रॉब्लम को कम करने के लिए बैड बैंक कहाँ तक सफल हो पाता है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बैड बैंक की परिकल्पना, ये जो पूरी कंसेप्ट है, ये बैंकों के एनपीए की प्रॉब्लम को कम करने के लिए या बैंकों के एनपीए की हालत को सुधारने के लिए कहाँ तक सफल हो पाएगा, इस पर आपसे अगर टिप्पणी करने को कहा जाए तो आप किस तरफ जाते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एनपीए को कम करने के लिए बैड बैंक सक्सेसफुल होंगे या फिर वाकई जो रघुराम राजन जी या उनके साथ और कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि बैड बैंक की हमें भारत में ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, इसके लिए पहले हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसके बाद बैड बैंक का कंसेप्ट भारत में लाना चाहिए। तो अब जैसे बैड बैंक से जुड़ा हुआ एक सवाल जो आपके सामने है, इन वेक ऑफ द स्लोडाउन, यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन वेक ऑफ स्लोडाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना, आर्थिक गतिविधियों में जो स्लोडाउन है, जो मंदी है ड्यू टू पेंडेमिक, उसके संदर्भ में राइज इन एनपीए इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जिसका होना तय है ना, जो होके ही रहेगा। सो इन वेक ऑफ स्लोडाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यू टू पेंडेमिक, द राइज इन एनपीए इज इनएविटेबल। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में आपको बताना, क्रिटिकली एनालाइज करना है द नीड फॉर बैड बैंक, राइट। तो इसको आपको आंसर करना हो अगर, तो इसमें कुछ एक बातें, जैसे सबसे पहले वेक ऑफ स्लोडाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहले आपको ये बताना है कि पेंडेमिक के दौरान जो है कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हुई हैं। लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं, स्पेशली जो कॉन्टैक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं, वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। तो उनमें से जो लोन्स पर हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या सिनेमा घर या टूरिज्म बेस्ड होटल्स एंड ऑल, वो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए थे। तो वहाँ पर उनके जो लोन्स उन्होंने लिए थे वो रीपे करने के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वेक ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्टिविटी ड्यू टू पेंडेमिक, तो पेंडेमिक की वजह से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है और इस वजह से एनपीएस का बढ़ना जो है वो तय है ना। दूसरा, इसी के अंदर आप ब्रीफली डिफाइन करिएगा, है ना। तो एक तो आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है इस पूरे चैलेंज को, एक्सप्लेनिंग है ना। ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना अपना आंसर बाय एक्सप्लेनिंग द चैलेंज ऑफ राइजिंग एनपीएस। वह एनपीए बढ़ रहा है और बढ़ने की आशंका है विथ द पेंडेमिक। उसके बाद यहीं पर हम ब्रीफली डिफाइन करेंगे
इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। Briefly define bad bank and how it can be a solution to the problem, है ना, कैसे ये समस्या का निवारण कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद चूंकि आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा गया है, तो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा है, तो आप इसके पहले तो बेनिफिट्स बताएंगे कि क्या फ़ायदे हैं, कैसे या क्यों बैड बैंक की ज़रूरत पड़ी, कैसे ये समस्या का हल हो सकता है, और उसके बाद उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस। जो लेक्चर के दौरान हमने सारी बातें कवर अप की हैं, तो वो सारी बातें आपको कवर अप करनी है कि इससे क्या जुड़े हुए चैलेंजेस हैं कि और लास्टली आपको कंक्लूड करना है। तो कंक्लूड करते समय कंक्लूड विद सम सजेशंस। तो ये पूरा फॉर्मेट होगा आपका। शुरुआत करेंगे आप एक्सप्लेन करने से कि क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजिंग ऑफ राइजिंग एनपीए कैसे बढ़ता जा रहा है, और उसमें पेंडेमिक कैसे और उसको आग में घी डालने का काम करेगा। उसके बाद फिर बैड बैंक को आप डिफाइन करिए, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा एंड सो ऑन। उसके बाद फिर उससे जुड़े हुए क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरत है बैड बैंक की, क्या उससे जुड़े हुए चैलेंजेस हैं, और लास्टली उससे जुड़े हुए कुछ सजेशन, जैसे कि इन माय ओपिनियन, मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि एनपीए की समस्या को पार पाने के लिए हमें बैड बैंक से ज़्यादा ज़रूरत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की है। बैड बैंक एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, ढांचागत बदलाव करें, और उसके बाद फिर हम एनपीए बैड बैंक का कंसेप्ट लेकर आएँ। अगर सिर्फ बैड बैंक का कंसेप्ट अभी लाया जाएगा, जिस तरीके से अभी काम कर रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा प्रभावी ये मुझे लगता है कि नहीं होगा। जैसे कि इससे पहले 2016 में सरकार ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ला चुकी है, IBC 2016, अगेन वन ऑफ द स्टेप, लेकिन फिर भी वो उतना प्रभावी नहीं है। उसके वजह से हमको एनपीए की ज़रूरत बैड बैंक की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से केवल स्टेप लाने से और कई सारे स्टेप नए नए लेके आते जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक जो पुराने स्टेप्स हैं वो प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, है ना, मतलब हम रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं। तो रिफॉर्म्स करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैड बैंक को प्रभावी बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक सजेशन के साथ इसको अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर। सो दिस इज इट इन दिस सेशन। थैंक यू।